हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आई होप आपके स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि भाई जून में भी हम लोग स्कूल खोल सकते हैं। देखिए कब खुलते हैं कब नहीं। कल तो जैसे 10th का तो रिज़ल्ट आ रहा है, कल किसका शायद बिहार बोर्ड का आ रहा है। देखेंगे अपना अभी हरियाणा बोर्ड का भी जो है CBSE का, देखते हैं कब आता है कब नहीं आता, क्योंकि अभी तो थोड़े पेपर +2 के बच रहे हैं। देखते हैं, छोड़िए, चलिए, सब तो चलता रहता है। कल हमने डी ब्रोगली इक्वेशन शो किया था। अब क्या कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस को पढ़ रहे हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने E=H/nu कहते हैं इन केस ऑफ फोटोन, अगर वेव पार्टिकल या वेव कैरेक्टर शो करता है कोई पार्टिकल तो क्या होगा इन केस ऑफ फोटोन। तो आपने E=H रखा था, और इन केस ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो E=mc² रखा था। दोनों के इक्वल क्या था, mc² H/nu था। mc² आपके पास न्यू क्या था, c/λ। फिर आपने इसको इससे कैंसिल किया था तो mc h/λ था, और लैम्डा आपके पास क्या था, h/mc। सिग्निफाइज करके इसको क्या कर दिया था, mv यहाँ पर ले आए था आप लोग। और आपको पता था मास इनटू में वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये पढ़ के आए थे। इस इक्वेशन को हम लोग जनरली नाम देते हैं किसका, डी ब्रोगली इक्वेशन का। क्या नाम देते हैं इसको, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। कोई डी ब्रोगली इक्वेशन बोलता है, कोई ब्रोगली बोलता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर बात करते हो तो ये इक्वेशन है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ टॉपिक्स है जो इनसे ही रिलेटेड है, ठीक है, जो इनसे ही रिलेटेड है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ना ध्यान से देखेंगे। चीज़ें हैं आपके पास सिंपल, क्योंकि आपके पास जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो तो इन्हीं से मिलेंगे। ये तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ लिखते हैं तो किसके बारे में लिखेंगे, देखिए अगर आप पहली बार में बता रहे हो तो इनको सिर्फ ये बताइए कि सर पार्टिकल और वेव ये दो कंसेप्ट क्या है। तो अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ पार्टिकल के बारे में और वेव्स के बारे में, तो दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। तो अगर हम पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके तीन डिफरेंस आपको लिखने हैं, 3 इसके और 3 इसके। तो बेसिक आपके पास इनके जो मतलब कहते हैं ना सिग्निफिकेंस या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी लिख दोगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे पार्टिकल्स के बारे में अगर आप लिखोगे तो पार्टिकल आपको पता है ऑक्यूपाई करेगा, क्या कहता है कि वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस। की वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस की बात करेंगे तो आपको पता है कोई भी पार्टिकल है, चाहे चौक ले लीजिए चाहे पेंसिल ले लीजिए, तो उनका एक वेल डिफाइंड स्पेस होता है, ठीक है। जबकि आपके पास अगर हम लोग वेव की बात करते हैं तो वो आपके पास स्प्रेड आउट होता है। स्प्रेड आउट का मतलब कि जैसे आपके पास पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो उसके जो वेव्स निकलेंगे वो आपके पास स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है। तो उनका कोई एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता। जबकि पार्टिकल का क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जो भी पार्टिकल है उनका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक ऑक्यूपाई स्पेस शो करेगा, यानी मैटर की बात करेंगे। अगर मैं सेकंड थिंग की बात करता हूँ तो अगर वो कहीं आपके पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे हम अगर बात करते हैं कि कोई पार्टिकल पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे हमने कह दिया एक पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का स्पेस और एरिया आपके पास क्या हो, सिमिलर हो। जबकि अगर हम लोग वेव की बात करेंगे तो वेव का एरिया और स्पेस जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है पार्टिकल्स और वेव के बीच में। तो वेव और पार्टिकल के बीच में एक तो आपको डिफरेंस लेके चलना है। किसी डिफरेंस आपके पास क्या होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास जो प्रेजेंट होंगे गिवन रीजन इन द स्पेस एंड टोटल वैल्यू ऑफ द इक्वल एंड दे आर द सम। क्या हम लोग आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू निकालते हैं कि भाई आपके पास नेक्स्ट रिजल्टेंट निकालोगे कि भाई आपके पास यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल है, तो ये आपके पास कुछ ज़्यादा रहेगा। जबकि आपके पास यहाँ नंबर ऑफ वेव्स के बारे में निकालेंगे तो ये नेट रिजल्टेंट से क्या आएगा, आपके पास कम आएगा। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस होगा पार्टिकल और वेव के अंदर, कि वेव और पार्टिकल में जनरल डिफरेंस क्या है। तो पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है किसी स्पेस को, जबकि वेव स्प्रेड आउट होता है किसी स्पेस में, ठीक है। पार्टिकल एक पार्टिकल जो जिसने अपने के स्पेस कवर कर रखा है, सिमिलर वैसे ही पार्टिकल क्या उतना स्पेस कवर करेगा, इस बात की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, जबकि हम लोग वेव के अंदर ये बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं तो वेव्स को भी ये लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक आता है आपके पास मैटर वेव की। अगर हम लोग बात करें वेव की तो वेव को ही ये लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, और एक नाम देंगे आपके पास क्या, मैटर वेव।
तो मैटर वेव के बारे में तो हम लोग पढ़ के आ चुके थे, अगर आपको याद हो तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या था, h/m/v, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट से आप लोगों ने क्लियर किया था। और अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये हम लोग पीछे पढ़ के आ गए थे, जिसमें हमने लिखा था आपके पास लैम्डा आपके पास क्या था, c/μ था। तो बेसिक कैरेक्टर की अगर बात करते हो तो वेव कैरेक्टर तो आप लोग इसी से निकाल सकते हो कि वेव भी हमारे पास दो तरह के थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पीछे पढ़ के आए थे, उसके एम्पलीट्यूड, हाइट, सब कुछ के बारे में आप लोग डिस्कस करके आए थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, याद है ना, जहाँ हमने सारे आपके पास पूरे वेव कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। पीछे की बात कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं मैटर वेव के बारे में। तो डी ब्रोगली ने आपको बता ही दिया कि डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट ने आपके पास एक इक्वेशन बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, मैटर वेव इक्वेशन का नाम दिया, या आपके पास कह सकते हो डी ब्रोगली इक्वेशन का नाम दिया। इसके अंदर अगर बात करते हो तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास दोनों तरह के क्या कहते हैं, एसोसिएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करोगे तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जबकि अगर हम लोग वेव कैरेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ क्या होते हैं आपके पास, इसमें एक ही तरह का फील्ड अप्लाई करते हैं। या तो आपके पास क्या मिलेगा, या तो अगर हम लोग बात करते हैं मैटर वेव एंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट, किसके साथ कहता है कि एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैटर वेव को किसी भी मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी जो हम लोग इन दोनों के बारे में जानते हैं, ये आपके पास एक टेबल की फॉर्म में आप लोग लिख लोगे, जैसे कि हमारे को उस बुक ने भी दे रखा है कि भाई इसको टेबल की फॉर्म में एक डिफरेंस क्रिएट करके आप लोग लिखोगे, ताकि आपको पता लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मैटर वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड प्रोपोगेशन, कहते हैं कैन पास थ्रू देन वैक्यूम, कि भाई ये आपके पास पास थ्रू हो सकता है किसके अंदर, कहता है कि आपके पास वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर पास हो सकता है, कि आपके पास वैक्यूम के अंदर पास हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो डू नॉट पास थ्रू देन वैक्यूम। तो जो जो दो तीन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस तो आपको इससे पता लग जाता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ लैम्डा कैसे निकालते हैं वेवलेंथ c/μ करके, यहाँ वेवलेंथ कैसे निकालते हैं h/mv करके। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग डी ब्रोगली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इतना कोई यूजफुल नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि हाँ थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट थिंग देखिए, अब जो मेन थिंग है ये आपके पास है मेन पॉइंट। ये तो जर्नल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था कि चलो हमने पीछे पढ़ के आए हैं तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब मेन आता है सिग्निफिकेंस किसका, डी ब्रोगली इक्वेशन का, कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन आपने लिया है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्या ये सिग्निफिकेंस हम लोग इसका प्रूव कर सकते हैं, क्या ये चीज़ें हम लोग जान सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या कहता है, किस तरह से। तो देखिए सिग्निफिकेंस में क्या है कि सिग्निफिकेंस में हम लोग ने कोई प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे कि भाई जो डी ब्रोगली इक्वेशन है एप्लीकेबल है ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट पे एंड इट्स द सिग्निफिकेंस इन द ऑल केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर बात करते हो तो हम लोग एक बॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कंसिस्टिव बॉल। इस बॉल का जो मास होगा, बॉल मास, जो बॉल का मास होगा वो कितना होगा, 0.1 kg ले लीजिए, ठीक है। अब इस बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं किसी स्पीड से, तो वो स्पीड ले लीजिए आप लोग कितनी, कहते हैं हम लोग आपके पास ले लेते हैं विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से ये फेंक रहे हो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वेवलेंथ निकालेंगे। अगर वेवलेंथ यहाँ से अगर आपके पास आ जाता है तो देखिए वेवलेंथ क्या आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h आपको पता है 6.626 × 10⁻⁻34। ये आपके पास कितना हो गया मास 0.1, और ये आपके पास कितना हो जाता है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपके पास क्या वैल्यू आती है, सॉल्व करके अगर आप ले रहे हो तो सॉल्व करके वैल्यू आती है आपके पास अप्रॉक्स कितना 10⁻34 मीटर, ठीक है। कि वेवलेंथ कितनी आ रही है 10⁻34 मीटर। तो दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल एंड ऑर्डिनरी। तो अदर हैंड हम लोग क्या करते हैं, तो आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हम लोग रेस्ट मास की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर टैली करके चलते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग लेके चलते हैं और उसकी स्पीड मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं। या तो बॉल था, अब इस बॉल की जगह हम लोग क्या लेके चल रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास पता है तो 9.1 × 10⁻31 kg है, तो इसको अप्रोक्स लेके चलेंगे 10⁻30, ठीक है, ये लेके चलते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 6.626 × 10⁻34, ये हो जाएगा आपके पास कितना 10⁻30, ठीक, और इनटू में आपके पास कितना हो जाएगा 60। तो ये कुछ आता है 10⁻5 मीटर के सराउंडिंग, 10⁻5 मीटर
के सराउंडिंग, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो दैट इज 10⁵ एंगस्ट्रॉम, 10⁵ एंगस्ट्रॉम। तो देखिए सिग्निफिकेंस क्या कहता है, एक बार आपने बॉल के लिए लिया, एक बार आपने इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है दोनों का, अगर आप लोग वेवलेंथ देखते हो तो एक का 10⁻34 लिख रखा है और एक का 10⁻5। तो अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कि जो हम लोग और डेली लाइफ में देख रहे हैं, एंड नो सिग्निफिकेंस इन द एवरीडे लाइफ, कि नो सिग्निफिकेंस यानी अगर हम लोग बात करें कि इनकी कि कोई भागती हुई गाड़ी है या आपके पास जैसे क्रिकेट बॉल से हम लोग आपके पास क्या करते हैं शॉट मारते हैं, तो उस भागते हुए बॉल का जो पोजीशन है और उसकी मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो उसका हम लोग सिग्निफिकेंस इससे मेजर नहीं कर सकते, इसकी वेवलेंथ से मेजर नहीं कर सकते। तो इसको बताने के लिए फिर हेजनबर्ग आया था कि अगर आपको ऐसा करना है कि भाई हम जो जिससे बात करते हैं कि भाई वो कहता है कि भाई जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा सवाल था कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस पे क्यों नहीं मिलते। तो इसको फिर बताने के लिए, इन सिग्निफिकेंस को प्रूव करने के लिए कौन आया था, हेजनबर्ग आया था। हेजनबर्ग ने इसके बारे में फिर आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोग से कोई पूछे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जो लिविंग पार्टिकल है, हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, चाहे पेन हो गया, बॉल हो गया, मूविंग कार हो गई, अगर इनको हम लोग को रिलेट करें, इनके वेवलेंथ की बात करते हैं कि इनके वेवलेंथ आप लोग मेजर कर सकते हो किसी भी स्पीड पे, तो आप कहोगे नो सिग्निफिकेंस, कि इसके लिए हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी डी ब्रोगली इसके लिए कोई बात नहीं बता पाया था, इनके बारे में कोई सी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत स्मॉल आपके पास क्या आता है, हमारे पास जो वेवलेंथ है, जो आपके पास एज्यूम करना एक्सपेरिमेंटली हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर आगे चलते हो तो इसने कहा कैलकुलेशन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर किसको कहता है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड एंड एक्सेलरेट टू इट, कि पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेट इट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है कि डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है। तो आपको याद होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की तो उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और यहाँ आपके पास बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो देखो किस तरह से मेजर करेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर सर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होता है, 12 mv²। हम लोग सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस चीज को कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो अपनी लैम्डा थी और h/m mv, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको पास पता है कि 12 mv² होता है। आप लोग क्या करो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, कि आपके पास v की वैल्यू निकाल लो। तो v की वैल्यू अगर आपसे फाइंड आउट करते हो तो v = अंडर रूट, तो 2 काइनेटिक एनर्जी और आपके पास क्या हो जाएगा अपॉन में m, 2e काइनेटिक एनर्जी, यानी 2e लिख लेना चाहे काइनेटिक एनर्जी लिख लेना, बात एक ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास m। तो मेरे पास यहाँ पर क्या डाटा है, आपको पता है कि लैम्डा = क्या था, h/mv। भाई लैम्डा हमारे पास क्या था, h/mv, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो लैम्डा h/mv ये हो जाएगा आपके पास 2 काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में m। ठीक है, इसको सिग्निफाई कर दो, तो सिग्निफाई करोगे आपके पास, तो सिग्निफाई करके आपके पास क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मेरे पास आता है क्या कि h/में लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा यहाँ पर आपके पास h/में कितना 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास आ जाता है यहाँ से। h की वैल्यू आपके पास फिक्स है 6.626 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास फिक्स है। आप इनके वैल्यू पुट करके या आपके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे यहाँ से, तो एक मॉडिफिकेशन हो जाता है कि h 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको पता है कितनी थी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1.602 × 10⁻23। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किस में रख सकते हैं आपके पास, पोटेंशियल अप्लाइड के अंदर। पोटेंशियल अप्लाइड के अंदर रखोगे तो इसको क्या रख सकते हो, इसको रख सकते हैं v। तो v रखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि सर अगर आपके पास h की वैल्यू, तो सबको पता है कि h की वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 × 10⁻19 कूलम। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट करते हो तो लैम्डा आपके पास कितना आना चाहिए,
तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, तो सारी वैल्यू पुट करती है मेरे पास क्या आता है, तो आपके पास आता है 1.226 इंटू 10⁻⁹ और अपॉन में अंडर रूट वी। ये हमारे पास वैल्यू आती है किसकी, किसकी आएगी आपके पास, एक्सेलरेट पोटेंशियल की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे कि सर मेरे पास कोई पूछ लेता है कि भाई कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, कब कहता है कि आपके पास फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अप्लाइड किस पे, कहता है टू एक्सेलरेट इट, की अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग चार्ज पोटेंशियल की अगर बात करें तो रिलेशन हमारे पास क्या कहेगा। तो हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास पता है कि वेवलेंथ में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में एम वी। मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली जो h अपॉन में क्या थी, √2me काइनेटिक एनर्जी थी। तो एक्सेलरेट पोटेंशियल था तो हमने काइनेटिक एनर्जी को किससे लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आप सबको पता है h की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू पुट किया, हमने एक रिलेशन बना दिया। अगर कभी गलती से आपको क्या मिल जाए, वेवलेंथ मिल जाए, सॉरी आपके पास चार्ज पोटेंशियल मिल जाए या आपके पास एक्सेलरेट पोटेंशियल मिल जाए और वेवलेंथ निकालना पड़ जाए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, डायरेक्ट आप रिजल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप रिजल्ट नहीं कर सकते, आप रिजल्ट भी यूज़ कर लीजिए, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप लिख रहे हो तो आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो आप लोग एक सिंपल सी इक्वेशन पढ़ के आए थे जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी इस बात के बारे में जानता हूँ अच्छे से। हम लोग बार बार बोर थ्योरी के अंदर इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। एक पॉइंट आपने डिस्कस किया था कि डेरिवेशन बोर पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एंगुलर मोमेंटम mvr था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट लिया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव कैरेक्टर शो कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, तो ये हो गया n लैम्डा, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वेव को, और लैम्डा क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होगी। तो आपको पता है कि लैम्डा वी नो दैट, अब यहाँ से लिखोगे h अपॉन में क्या था mv, पुट कर दीजिए, तो 2 पाई r इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा nh अपॉन में mv हो जाएगा। तो आपको पता है कि मैं इसको सिग्निफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। तो ये फार्मूला था जो हम लोग ड्राइव करके आए थे, कहाँ से, यहाँ से। ये सिग्निफिकेंस है जो हमारा यूजफुल सिग्निफिकेंस था कि भाई अगर आपके पास कोई भी एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, एक वेव कैरेक्टर शो करे, तो आपको पता है कि वेव कैरेक्टर शो करेगा तो वेवलेंथ आपके पास कुछ ना कुछ तो होगी और नंबर ऑफ वेव्स भी कुछ ना कुछ आएंगे। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, कितने वेव थे हमें नहीं पता जी, n मान लिए, वेवलेंथ तो कुछ होगी तो हमने लैम्डा मान ली। लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपको पता है क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, वैल्यू पुट करी, सिग्निफिकेंस क्लियर, सिंपल सा फंडा जो हमने वहां पढ़ा था। वहां मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि हम लोग पहले डी ब्रोगली के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वहां पर हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में जान चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें पता होना चाहिए कि ये रिलेशन कहाँ से आया था। इसके बाद आगे चलते हो तो देखिए क्या था आपके पास, इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या उससे पहले भी अगर बात करें तो आपके पास एक इक्वेशन थी कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव अगर आप निकालना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, क्या कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, अब ये शॉर्ट नोट में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, तो ये आपके पास वेलोसिटी अपॉन में क्या थी, वेवलेंथ थी। तो वेलोसिटी आप सबको पता है, ठीक है, और वेवलेंथ आपको पता है h अपॉन में mv होगा। सिग्निफाई कर सकते हो यहाँ से अभी आप लोग क्या निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकाल सकते हो, वो आपके पास क्या आ सकती है, तो आपको पता है वो आएगी मेरे पास mv स्क्वायर अपॉन में h, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में h, निकाल सकते हो। बताइए, इसको भी सिग्निफाई करते हो तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर थी, क्या थी, हाफ mv स्क्वायर थी। तो 2 काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, mv स्क्वायर के, तो mv स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2 काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में h, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि कहीं पूछ ले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। आगे चलिए, आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं। क्या? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई हेजनबर्ग ने क्या कहा था यहाँ पे, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्या जिक्र करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे आपके पास कि हेजनबर्ग ने आपके पास किस चीज के बारे में बताया था। तो हेजनबर्ग की अगर बात करते हैं तो हेजनबर्ग ने कहा था कि भाई किसी भी चलती हुई चीज का, जैसे हमने क्या किया, एक गन से बुलेट फायर की, बुलेट फायर की जब बुलेट किसी स्पीड से जाएगी तो कहता है कि उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम ये एक साथ कैलकुलेट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ये कहने वाला कौन था, ये कहने वाला था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि अगर आप लोग हेजनबर्ग की बात करोगे तो हेजनबर्ग की स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, तो हेजनबर्ग ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी चलती हुई चीज का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर कर सकते हो। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको हमने क्या रखा था, डेल्टा एक्स इंटू में आपके पास क्या थी, डेल्टा, अगर हम लोग बात करें पोजीशन की बात करते हैं और मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, कहते हैं एच अपॉन में 4 पाई के। ये इक्वेशन या ये प्रिंसिपल इस चीज को रिप्रेजेंट करता था। तो ये आपके पास क्या थी, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन के अंदर। ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये आपके पास वही प्लान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 थी। 4 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 4 कांस्टेंट हो गया, पाई 22/7 हो गया। तो इन्होंने जो जिक्र किया था, इन्होंने यही कहा था कि भाई आप कि प्रोडक्ट ऑफ किसका, कहता है पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, एच अपॉन में 4 पाई। ये बात बताने वाला कौन था, हेजनबर्ग था। तो इन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम ऑल स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। कि भाई अगर आप किसी भी चीज को सर्टेन करते हो तो उसका अगर आप लोग वैल्यू निकालते हो तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई होगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करके इन्होंने सिग्निफिकेंस निकाला था क्या, why electron cannot exist in a nucleus, why electron cannot exist in nucleus कि भाई इस अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलना चाहिए। तो ये इन्होंने फिर मना कर दिया था। कैसे मना किया था, देखिए आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें पोजीशन की तो ये x हो गया, और मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होगी मोमेंटम, ये इक्वल रख देते हैं h अपॉन में 4 पाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। अगर मैं यहाँ से किसी चीज की वेलोसिटी निकाल लूँ और वो वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, लाइट की वेलोसिटी से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। ध्यान रखना, कोई भी चीज की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ गई तो उस दुनिया में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे आपकी सोच भी की स्पीड जो है वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा है तो उसका दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं। कुछ भी सोच लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी मामा के जाना सोच लिया भाई, टाइम लगा, पैसे लगे, कुछ नहीं लगा, तो इसका क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दैट इज आपके पास क्या है, जिस चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो जाए उसकी एग्जिस्टेंस 0 होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो इसका जो स्पिन हो रहा है, इसका रोटेशन है, अगर इसकी स्पीड निकाल ले और वो स्पीड अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कम आ गई तो इसका मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बात हमने कैसे निकाली, तो हमने देखा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी और इसका मोमेंटम क्या होगा। तो हमने सबसे पहले इसका आपके पास पोजीशन फाइंड आउट किया। अगर हम लोग पोजीशन यहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो तो पोजीशन यहाँ पर आपके पास क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि अगर हम उसकी पोजीशन की बात करते हैं तो डेल्टा एक्स जो होगा वो जनरली यहाँ पर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये होता है। तो आपको सारी वैल्यू दिख रही है, वेलोसिटी निकालोगे तो आपके पास डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास h अपॉन में 4 पाई इंटू में डेल्टा x इंटू में m। तो सारी वैल्यू गिवन है, करके देखते हैं। डेल्टा v इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में 4 इंटू में 3.14 इंटू में 10⁻⁻15 और इंटू में 19.1 इंटू 10⁻31।
इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ जो डेल्टा वी आता है वो आता है आपके पास 5.77 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। 5.77 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें कि लाइट की वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई 5.77 इंटू 10 और अगर हम लोग बात करें लाइट की वेलोसिटी तो 3 इंटू में 10⁸। तो लाइट की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो आपको सर वहाँ जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या है, लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बताने वाला कौन था, ये बताने वाला हेजनबर्ग प्रिंसिपल था, जिन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हो तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो वो बात बताने वाला कौन था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपसे कोई पूछता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आप इस इक्वेशन से भी ड्रॉ कर सकते हो कि दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके सिग्निफिकेंस की बात करते हो तो सिग्निफिकेंस आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा सकते हो, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए न्यूक्लियस। सिंपल सी बात यहाँ पर उसको बता सकते हो कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता एक इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो आप कहोगे सर वहाँ उसकी जो स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे जो फार्मूले आए हैं आपको इनको पहले टैली करना है, टैली करके फिर इसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो पहले आप लोग क्या करोगे, इनको सीखोगे, सीखने के बाद इसमें जो छोटे छोटे फार्मूले बने हैं, क्योंकि कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली और हेजनबर्ग के न्यूमेरिकल। तो डी ब्रोगली में हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा, हेजनबर्ग में हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा, बीच के 2-3 फार्मूले और पढ़े, उन फार्मूलों को इकट्ठा करेंगे, इस पर फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए, पहले इसको ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिए, किताब को टैली कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपके पास न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।